कुछ और होता, सपोज 3 होता बैलेंस। नेक्स्ट प्रेशर हमें देना है। अगर हम सॉलिड्स की बात, हेलो एवरीवन, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विथ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैच करना है हमें। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमें बस मैचिंग करनी है। पहला उसने दे रखा है आइसोथर्मल प्रोसेसेस। तो क्या होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो हमारा ए का आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मतलब कैरिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फर्स्ट का ए का हो गया। सेकंड बी देखते हैं। बी बोला आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस वो होते हैं जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम हमें कहाँ दिख रहा है? थर्ड पर, तो बी का हो जाएगा थर्ड। फिर सी है, उसने बोला आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं, नहीं कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं। तो मतलब फोर्थ, सी का हो जाएगा 4। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि बार जो है, बार किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की यूनिट होती है बार। तो आइसोबारिक प्रोसेस वो हो गए जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो। आइसोथर्मल याद ही रहता है कि टेम्परेचर वाले होते हैं, और आइसोकोरिक हो गया जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो। और लास्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। ये प्रोसेसेस वो होते हैं जिसमें हीट कांस्टेंट रहती है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता। तो उस अकॉर्डिंग डी का हो जाएगा फर्स्ट। तो एडियाबैटिक प्रोसेस वो हो गए जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती। आइसोबारिक वो हो गए जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। आइसोकोरिक हो गए जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। और आइसोथर्मल हो गए जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें बस आपको ये मैच करने थे। जिस भी ऑप्शन में आपको ये मिले वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन। उसने पूछा है कौन सा इनमें से स्टेट फंक्शन नहीं है। जब भी आपको क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ दिखे तो आप उसे अंडरलाइन कर लेना, ताकि आप गलती ना करो। ठीक है, अब बताओ मुझे कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होते हैं। हमें पता है दो तरह के फंक्शंस होते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करे, डिपेंड ऑन पाथ। और इसका एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? पाथ फंक्शन का एग्जाम्पल होता है हीट एंड वर्क, Q एंड W। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड ना करे, डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते उनको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शंस। और इसका एग्जाम्पल होता है इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी। ठीक है, अब इसने पूछा कि कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। पहला ऑप्शन देखो, Q प्लस W। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ा था U होता है Q प्लस W, ये फर्स्ट लॉ है। तो इसका मतलब Q प्लस W किसके बराबर हो गया? U के, जो कि क्या है? इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी हमारा एक स्टेट फंक्शन है। उसने पूछा है नॉट अ स्टेट फंक्शन, तो U तो है एक स्टेट फंक्शन। सेकंड देखते हैं Q, मतलब हीट। हीट हमारा पाथ फंक्शन होता है, मतलब कि ये ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन 2। W भी हमारा पाथ फंक्शन होता है, तो 3 भी हो सकता है, क्योंकि उसने नॉट पूछा है, इसका ध्यान रखना हमेशा, नॉट पूछा है। और फोर्थ H माइनस टी एस। अब सोचो कौन से फॉर्मूले में आता है H माइनस टी एस? देखो गिब्स एनर्जी, G होता है H माइनस टी एस, गिब्स एनर्जी। तो ये जो H माइनस टी एस है ये इक्वल है गिब्स एनर्जी के, मतलब G के। और हमें पता है G होता है एक स्टेट फंक्शन। तो मतलब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 हमारे स्टेट फंक्शन नहीं है। कहाँ दिख रहा है हमें ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3? ये रहा B। तो ऑप्शन B हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है द वर्क डन ड्यूरिंग द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। वर्क डन पूछा है, क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला?
वर्क डन के दो फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से? एक होता है माइनस पी डेल्टा वी और एक होता है -2.303 आर टी लॉग V2/V1। कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं? ये वाला हम यूज़ करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और ये नीचे वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं रिवर्सिबल के लिए, ये वाला हम यूज़ करते हैं रिवर्सिबल के लिए। तो अब देखो हमें कैसा प्रोसेस दिया है, उसने बोला है वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल, रिवर्सिबल पूछा है, मतलब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं। फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स दिया है ऑफ H2 एट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर हमको गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस। पहला काम होगा कि हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, जब भी आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा होगा आप उसे केल्विन में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं केल्विन में? 273 ऐड करके, 25 में 273 ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 298। तो टेम्परेचर हमें दे रखा है 298 केल्विन फ्रॉम प्रेशर ऑफ 20 atm टू 10 atm। पहले प्रेशर दे रखा है हमें 20 atm, उसके बाद नेक्स्ट प्रेशर हमें दे रखा है 10 atm, और हमें क्या दे रखा है? आर की वैल्यू दे रखी है कैलोरीज में। यूजुअली हम आर की वैल्यू क्या लिखते हैं? यूजुअली हम आर की वैल्यू लिखते हैं 8.314 और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल्स पर मोल पर केल्विन। पर जब आप ऑप्शन देखोगे तो उन्होंने हमें आंसर कैलोरीज में पूछा है, तो हमें आर की भी वो वैल्यू रखनी पड़ेगी जो कैलोरी वाली होगी। तो उन्होंने खुद ही दे दी कि 20 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये तो इन्होंने हमें खुद ही दे दी आर की वैल्यू कितनी? 20। अब देखो हमें निकालना है वर्क डन, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। W इक्वल टू -2.303, आर की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 20 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर कितना है? 298, मल्टीप्लाई कर देंगे 298 केल्विन। साथ में हमें लगाना है लॉग V2/V1। अब हमें वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 चाहिए और हमारे पास है क्या? प्रेशर 1 और प्रेशर 2। तो अब ये सोचो कि हम वॉल्यूम से प्रेशर में कैसे जा सकते हैं। क्या करें कि वॉल्यूम को प्रेशर में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि फॉर्मूले तो में तो हमें वॉल्यूम चाहिए पर गिवन क्वेश्चन में हमें प्रेशर है। तो देखो, जो हमें ये पता है कि PV कांस्टेंट होता है, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन थी, PV इक्वल्स टू nRT। उससे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया और ये पाया कि PV जो है कांस्टेंट होता है, या सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अब हमारे फॉर्मूले में आ रहा है लॉग V2/V1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग P1/P2, क्योंकि ये दोनों इन्वर्स रिलेशन है। तो V1 की जगह हमने P1 लिख दिया लेकिन ऊपर, और V2 की जगह नीचे लिख दिया क्योंकि इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। तो log V2/V1 को हम लिख सकते हैं log P1/P2। तो वही काम कर देते हैं, इस फॉर्मूले में चेंज कर देते हैं, V2 और V1 हटा के ऊपर P1 लिख दिया, नीचे P2 लिख दिया। अब P1 कितना दे रखा है हमें? कितना है? 20। P1 की जगह 20 पुट करा, P2 की जगह हमने 10 पुट करा। अब सॉल्व करो इसे। अब हमने सारी वैल्यूज सॉल्व पुट कर दी, अब बस काम बचा है मैथ्स का सॉल्व करना। -2.303, अगर हम यूनिट की बात करें तो देखो केल्विन से केल्विन कट हो गया और हमारा आंसर आएगा कैलोरी मोल इनवर्स में। तो अब हमें इस मोल इनवर्स का भी कुछ करना पड़ेगा। अभी करते हैं, पहले इसको सॉल्व करो। 2.303 इंटू 20 इंटू 298 log 20/10, ये कट हो गया, ये बचा log 2, और log 2 किसके बराबर होता है? 0.3010। आपको log 2, log 3 और log 5 इन 3 लॉग्स की वैल्यू याद करनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत काम आती है पेपर में। इसे सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा। ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, 0.3010।
सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा। अगर आपने इसे सॉल्व, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा -4131.4, ठीक है, कैलोरीज। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इससे। यहाँ पे ना ये 20 नहीं है, 2.0 है। जो आर की वैल्यू है वो 20 नहीं 2.0 है, तो यहाँ पे भी हम 20 की जगह 2 ले लेते हैं। फिर जब आप 2 लेके सॉल्व करोगे ना तो ये पॉइंट यहाँ आएगा -413.14 कैलोरीज। ये हमारा हो गया आंसर। कहाँ दिख रहा है? ये ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में बस ये था कि आपको इतना पता होना चाहिए कि P और V में इनवर्स रिलेशन है। वो फॉर्मूला तो आप याद करके जाओगे ही वर्क डन का। बस इतना है कि उस फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है और क्वेश्चन में इन्होंने हमें प्रेशर दे रखा है, तो वॉल्यूम से प्रेशर में कैसे जाएंगे? इससे उनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस अ गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड्स फ्रॉम इतना लीटर्स टू इतना against the constant external pressure of 2 bar. The work done by the gas is. अब ये जो प्रोसेस है ना, ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसके लिए जो हम वर्क डन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो भी इरिवर्सिबल वाला यूज़ करेंगे। और अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है वो, W इक्वल्स टू -P डेल्टा V, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -P V2 V1। अब प्रेशर कितना दे रखा है हमें? देखो ये रहा, प्रेशर हमें दे रखा है 2 बार, तो 2 बार। ये जो P होता है ये P एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल प्रेशर, और उसने बोला भी है एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार्स। और V2 कितना है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है 0.1 लीटर से किस में? 0.25 लीटर्स। तो ये हमारा V1 हो गया, ये हमारा V2 हो गया। टेम्परेचर दे रखा है पर यहाँ पे टेम्परेचर का कोई काम नहीं है। V2 हो गया 0.25 माइनस 0.1। सॉल्व करो इसे और बताओ क्या आएगा। करा आपने इसको सॉल्व? बताओ सॉल्व करके क्या आया। -2 बार, इसे सॉल्व करेंगे -0.15, 2 इंटू 0.15 कितना होगा? 0.3। माइनस का यूनिट क्या होगी? प्रेशर की यूनिट थी हमारी बार, और इस वॉल्यूम की यूनिट क्या थी? देखो कौन सी यूनिट में दिया हुआ था हमें वॉल्यूम। वॉल्यूम इन्होंने हमें दे रखा है लीटर्स में, तो -0.3 बार लीटर, ये यूनिट आई। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हमको जूल्स दिख रहा है, तो हमें इस बार लीटर को जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिलहाल अगर आपको यहाँ ऑप्शन दिख नहीं रहा 0.3 का, कई बार क्या करते हैं -0.3 का भी एक ऑप्शन दे देते हैं और बच्चे जल्दी जल्दी में उसको टिक कर जाते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स का आपको खास तौर पे ध्यान देना है। अब इन्होंने हमारे लिए आसान कर दिया, 1 लीटर बार इक्वल होते हैं 100 जूल्स के। तो अगर हमें इसे जूल्स में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? -30 जूल्स। तो -30 मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। समझ गए? अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। पहले तो ये बता दो कि एंट्रोपी होती क्या है। एंट्रोपी को हम डिनोट करते हैं एस से, और ये सिंपली रैंडमनेस होती है, रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम, कि किसी सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स ऐसे अच्छे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना, ऐसे सारे में होंगे, तो हम बोलेंगे कि सॉलिड्स की एंट्रोपी लीस्ट होती है, सबसे कम होती है, लीस्ट एंट्रोपी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में हमें पता है पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं इस तरह से, तो इसकी एंट्रोपी थोड़ी बढ़ गई क्योंकि पार्टिकल्स की रैंडमनेस बढ़ गई। और फिर अगर हम गैस की बात करें तो गैस में तो पार्टिकल्स ऐसे बहुत दूर दूर होते हैं, भाग रहे होते हैं, तो गैस की एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। तो एंट्रोपी और कुछ नहीं, रैंडमनेस होती है किसी सिस्टम की, कि पार्टिकल्स कितने ऑर्डर में है या कितने डिसऑर्डर में है। या तो रैंडमनेस बोलो या फिर डिसऑर्डर बोलो।
तो गैस में तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, भाग रहे हैं इधर उधर, कोई ऑर्डर नहीं है। तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड्स की, और सबसे कम एंट्रोपी होती है सॉलिड्स की। तो अब उसने क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से किस में एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है। देखते हैं। आप बस इतना याद रखना, सॉलिड की सबसे कम, फिर लिक्विड की, और सबसे ज़्यादा होती है गैस की। अब पहला इन्होंने दिया है हमें कि अ लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर। कोई लिक्विड है, वाटर ही मान लेते हैं, वो कन्वर्ट हो रहा है गैस में। तो अभी हमने देखा कि लिक्विड की एंट्रोपी कम होती है और गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है। तो क्या एंट्रोपी बढ़ गई? हाँ, बिल्कुल बढ़ गई। तो ए में तो एंट्रोपी बढ़ रही है। बी देखते हैं। टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड इज लोअर्ड फ्रॉम 130 डिग्री केल्विन टू 0 केल्विन। अब हमने क्या करा, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया। जब हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं तो एंट्रोपी भी डिक्रीज हो जाती है। तो इस केस में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन बी में तो एंट्रोपी इंक्रीज नहीं हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज। सी ऑप्शन देखते हैं। इसमें हमें एक रिएक्शन दे रखी है। अगर आप रिएक्टेंट वाली साइड देखो तो आपको सॉलिड के 2 मोल्स दिखेंगे, और प्रोडक्ट वाली साइड में आपको गैसेस दिखेंगी और एक सॉलिड। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, और सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है और गैस की ज़्यादा होती है। तो इस पर्टिकुलर केस में भी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। अब इसमें देखो, इसमें भी गैस है, इसमें भी गैस है, गैस टू गैस। अब बताएंगे हम एंट्रोपी घट रही है या बढ़ रही है। देखो, पहले हमें क्या दे रखा है, Cl2 मॉलिक्यूल। ये Cl2 इस तरह होगा, और बाद में हमें दे रखे हैं 2 क्लोरीन एटम्स। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ये मॉलिक्यूल है और ये एटम है। ठीक है। अब मॉलिक्यूल में जब 2 Cl एटम्स होंगे तो इनके बीच में बॉन्ड होगा। क्या ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर जा सकते हैं? अगर हम एक बीकर ले लें, उसमें बहुत सारे Cl हैं, तो अब ये दोनों Cl जहाँ जाएंगे एक साथ जाएंगे, है ना। ये दोनों फिक्स हैं, इनके बीच में बॉन्ड है। लेकिन दूसरे बीकर में ही क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं है, ये ऐसे रैंडमली इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं। तो रैंडमनेस इंक्रीज कर गई, या डिसऑर्डर हम बोल सकते हैं इंक्रीज हो गया, तो इसलिए एंट्रोपी भी इंक्रीज हो गई। तो ए, सी और डी में हमारी एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, बी और ए, सी और डी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है, डेल्टा एच पूछा है। अब ऑप्शंस देख के हम ये सोचेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगे। पहले तो ये बता दो डेल्टा एच होता क्या है। डेल्टा एच होती है एंथैल्पी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। ठीक है, डेल्टा एच पूछा है। अब इन्होंने क्या करा, डेल्टा यू की जगह डेल्टा ई वर्ड, बस सिंबल चेंज कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। यू होता क्या है, इंटरनल एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म ही है ना। तो यू की जगह इन्होंने सिंबल ई यूज़ कर दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए और उन्हें याद ना है कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो अब डेल्टा यू की जगह उन्होंने लिख दिया डेल्टा ई। आर और टी तो कांस्टेंट है ही, आपको बस डेल्टा एन निकालना है। जैसे ही आप डेल्टा एन निकालोगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। डेल्टा एन होता क्या है, प्रोडक्ट के मोल्स, प्रोडक्ट में जितने मोल्स हैं माइनस रिएक्टेंट में जितने भी मोल्स हैं। प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं हमारे पास, 2, माइनस रिएक्टेंट में कितने, 3 इधर और 1 इधर, टोटल 4। कितना आएगा, 2 माइनस 4 इज -2। यहाँ पे हम -2 रख देंगे। तो हमारा डेल्टा एच इक्वल हो गया डेल्टा ई -2 आर टी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज। इसमें भी सेम वही वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी सेम वही वाला फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, डेल्टा यू की जगह इन्होंने क्या लिख दिया है, डेल्टा ई। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एन जी आर टी। तो अब ऑप्शंस देखो,
आर टी तो एज इट इज़ है, आपको बस डेल्टा एन की वैल्यू निकालनी है और फिर हो जाएगा। अब डेल्टा एन में हम देखो यहाँ पे एक छोटा सा जी लगाते हैं। क्या मतलब होता है इस जी का? इस जी का मतलब है गैस। तो हम जब डेल्टा एन हमें पता है प्रोडक्ट के मोल्स, प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं माइनस रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं, ऐसे निकालते हैं हम डेल्टा एन। और जी का मतलब है हम खाली उनको कंसिडर करेंगे जो गैसेस होंगी, हम खाली वो वाले मोल्स कंसिडर करेंगे जो गैसेस होंगी, सॉलिड्स और लिक्विड्स कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये गैस है और ये लिक्विड है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आपने लिक्विड को भी कंसिडर कर लिया फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमें खाली 3 लिखना है, प्रोडक्ट की मोल्स 3 हैं। 3 + 4 7 नहीं लिखना क्योंकि वाटर जो है लिक्विड है। अगर यहाँ वाटर गैस की फॉर्म में रिलीज हो रहा होता तब हम 3 + 4 7 लिखते, पर क्योंकि अभी वो लिक्विड है तो उसे कंसिडर नहीं करेंगे। प्रोडक्ट के तो हो गए 3 मोल्स। अब रिएक्टेंट में देखते हैं कितने मोल्स है गैस के, 5 इधर और 1 इधर, 5 + 1 6 -6, आंसर आ गया -3। तो ये इक्वल हो जाएगा -3 RT के। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, -3 RT। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2Cl2 HCl आर दिस, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इज। इन्होंने हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज दे रखी है, किस किस की? H2 की कितनी है 434, Cl2 की 242 और HCl की कितनी दे रखी है 431। इन सब की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दे रखी है और पूछा क्या है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। HCl को बनाने में कितनी एंथैल्पी लगेगी या कितनी एनर्जी लगेगी। HCl पहले तो रिएक्शन लिखते हैं, H2 + Cl2 गिव्स HCl, ऐसे ही बनेगा हमारा HCl। अब नेक्स्ट है इसे बैलेंस करना, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, हो गई बैलेंस। अब देखो हमें पता है डेल्टा RH एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जितने भी रिएक्टेंट्स है सबकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखते हैं रिएक्टेंट में क्या है H2 की है 434, प्लस करेंगे दूसरा रिएक्टेंट क्या है Cl2, उसकी है 242। इन दोनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमने ऐड कर दी, माइनस करेंगे प्रोडक्ट की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। प्रोडक्ट क्या है हमारा HCl और उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है 431 और HCl कितनी बार है 2 बार। तो यहाँ जो भी कोफिशिएंट होता है ना उससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 था, अगर 1 की जगह कुछ और होता सपोज 3 होता बैलेंस करते टाइम तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो जो भी कोफिशिएंट होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा 6 7 6 माइनस ये आएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 186 माइनस 186। अब यहाँ पे अगर आपने -186 देखो यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, कई बार क्या होता है ऑप्शन भी होता है और फिर गलत हो जाएगा। ये जो आपने डेल्टा RH निकाला, ये जो आपने डेल्टा RH निकाला इससे कितना HCl बना 2 मोल, और हमें क्या चाहिए 1 मोल बनाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl में अंडरस्टूड होता है कि 1 मोल की बात करते हैं। अब ये जो हमने निकाला इतनी एनर्जी 2 मोल के लिए लगेगी, तो 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी लगेगी इसकी आधी। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से डिवाइड करोगे आएगा -93। तो हमारा -93 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम। एंथैल्पी चेंज हो रही है, लिक्विड वाटर जो है कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में, और वैल्यू दे रखी है एंथैल्पी की कितनी। पहला काम होता है जितना भी गिवन है ना वो सब लिख लेते हैं। डेल्टा H दे रखा है 30 किलोजूल मोल इनवर्स, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट हो रहा है किस में गैस फॉर्म में, और पूछा क्या है हमसे
एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस इन्होंने हमसे पूछा है। डेल्टा एस किसके इक्वल होता है? डेल्टा एस इक्वल होता है डेल्टा एच बाय टी के। डेल्टा एस तो दे रखा है 30 किलो जूल्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर कितना दे रखा है 27। अब इसको 27 को एज इट इज पुट मत कर देना, क्या करोगे इसे केल्विन में कन्वर्ट। कैसे? 273 ऐड करके कितना आएगा ये 300, तो ये हो गया 300 केल्विन। यहाँ पे हम पुट करेंगे 300 केल्विन। अब क्या करो, इसमें देखो कि जो यूनिट्स है वो क्या है, यूनिट में जूल्स मोल इनवर्स पर केल्विन आ रहा है, इसे किलो जूल्स को हमें जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 30 इंटू 10 की पावर 3 जूल्स मोल इनवर्स अपॉन में 300। सॉल्व करो, क्या आएगा? एक जीरो से एक जीरो कटी, यहाँ 10 100 जूल्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो 100 आपका आंसर आया। कहाँ है 100? ये रहा ऑप्शन डी। सब में आप देखो 1 10 0.1 बस जो है पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो आपको ये याद रखना है कि किलो जूल्स को आपको जूल्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यूनिट में जूल्स है। अगर यहाँ के लिखा होता फिर आप उसको जूल्स में कन्वर्ट नहीं करते, फिर आप किलो जूल्स में छोड़ देते। ठीक है, फिलहाल यहाँ के नहीं लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शंस आर दिस, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है ये बताओ मुझे। रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए हमें क्या करते हैं, डेल्टा जी देखते हैं। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो हम बोलते हैं कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अगर डेल्टा जी 0 होता है तब हम बोलते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, और जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो हम बोलते हैं कि रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो अब इसने पूछा था रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, रिएक्शन कौन से टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी, तो हम ये चाहते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव हो। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा डेल्टा जी लेस देन 0, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। अब हमें ये पता है कि डेल्टा जी इक्वल होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के, तो डेल्टा जी की जगह ये लिख दूँ, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी लेस देन 0। हम चाहते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, मतलब डेल्टा जी को 0 से कम होना चाहिए। डेल्टा जी की जगह हम ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस टी डेल्टा एस को हम इस साइड ले गए। अब क्या करेंगे, इस डेल्टा एस को इधर ले आते हैं डिवाइड में। तो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एच बाय डेल्टा एस को कम होना पड़ेगा टेम्परेचर से। अब डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 170, और डेल्टा एस भी दे रखा है 170, यूनिट्स का फ़र्क है। पहले एक एक करके लिखते हैं। डेल्टा एच हमें दे रखा है 170 किलो जूल्स, और डेल्टा एस है 170 जूल्स पर केल्विन। ये शुड बी लेस देन टेम्परेचर। किलो जूल्स को जूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 170, 170 से 170 कट हुआ, तो ये देखो ये आया। इस बात का क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर को 1000 से ज़्यादा होना चाहिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो इसका मतलब टेम्परेचर को 1000 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा डेल्टा जी नेगेटिव हो तो हमारे टेम्परेचर को 1000 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर टेम्परेचर 1000 से ज़्यादा होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और 1000 से कम होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब इसमें देखो, अभी हमने निकाला कि हमारा टेम्परेचर 1000 से ज़्यादा होना चाहिए, 1000 केल्विन से। यहाँ तो 910 केल्विन है, 1000 से कम। ये 1000 से ज़्यादा है, ये 1000 से कम है, ये 1000 से कम है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इफ़ टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, बाकी सारे टेम्परेचर्स पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।